ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा उत्तर प्रदेश के विकास के नए आयाम। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये परियोजनाएं हैं, उनमें एक तो गोरखपुर में बना एम्स और दूसरा आईसीएमआर का रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर और एक अहम फर्टिलाइजर प्लांट इन परियोजनाओं में शामिल है। और इन परियोजनाओं के उद्घाटन से जहां एक तरफ एम्स जैसी परियोजना से और रीजनल मेडिकल सेंटर जैसी परियोजना से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, वहीं फर्टिलाइजर प्लांट से किसानों को होने वाले लाभ के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, ऐसा आकलन है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उपस्थित थे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित भी किया। अगर सबसे पहले हम एम्स और मेडिकल रिसर्च सेंटर की ही बात करें तो ये परियोजना कैसे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में, उन्हें सुलभ बनाने में आगे आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण परियोजनाएं साबित होने वाली हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही थी। आप देखिए, देश में केवल एक एम्स हुआ करता था। जब अटल जी की सरकार थी तो 1 से 6 एम्स की परिकल्पना की गई और आज देश में 16 एम्स बनाने की कवायद चल रही है। और उसी कड़ी में गोरखपुर में जो एम्स की स्थापना हो रही है, उससे बहुत बड़ा लाभ न केवल उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर रीजन को, पूर्वांचल को, बल्कि बिहार से जो सीमाएं जुड़ती है, बिहार के जो बहुत से लोग इलाज के लिए उनको दिल्ली भागना पड़ता है और वो दर दर भटकते हैं इलाज में कि उनको सही इलाज मिल जाए, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधाएं मिलने वाली है। इवन नेपाल के जो नागरिक यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, तो नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, नेपाल से आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। हेल्थ और शिक्षा, ये तो बुनियाद है देश को मजबूत बनाने की। और हेल्थ की दिशा में आप पिछले दिनों में आपने देखा हो, 9 मेडिकल कॉलेज की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी और अब एम्स की स्थापना गोरखपुर में। ये सारा सब कुछ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है, ये देश के जो गरीब, वंचित, जरूरतमंद लोग हैं जो प्राइवेट फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर सकते, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना ये बहुत ही जरूरी कदम है। और इस दिशा में बहुत बड़ा ये मील का पत्थर मैं कहूंगा कि एम्स जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर गोरखपुर में तैयार होना। आप देखिए कि ये जो रीजनल सेंटर स्थापित हो रहा है आईसीएमआर का, ये टेस्टिंग की सुविधा डोर स्टेप तक कैसे पहुंचे, लोगों के द्वार तक कैसे पहुंचे। जगह जगह आप कोविड के काल में बहुत ही तेजी से इस आवश्यकता को महसूस किया गया पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर ये माना जाता था कि जो सैकड़ों वर्ष में इस तरह की आप कोई भी महामारी आई, उसके बाद हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी एक तरह से पोल खुली। जगह जगह पर आप देखिए कि लोग टेस्टिंग के लिए परेशान हो रहे थे, उनको बेड नहीं मिल रहे थे, कहीं पर किसी तरह की समस्या, ऑक्सीजन की तमाम जगहों पे समस्या हुई। इस सारी परिस्थितियों से उबरते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो काम किया गया, उस दिशा में टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा जो जरूरी कदम था, वो वायरोलॉजी के लोग जो भी हैं वो जाकर के जगह जगह टेस्टिंग करें और वहीं पर तुरंत उनको टेस्ट का रिजल्ट भी उनको बताया जाए। जो महामारी जैसी स्थिति है या तमाम, आप जैसे गोरखपुर की आप बात करें तो वहां पर जो कालाजार या ये जो जापानी से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, तो कितने बच्चों की मौत वहां पर होती है, उस पर बहुत हद तक काबू पाया गया। लेकिन किसी भी बीमारी के इलाज के पहले जांच बहुत ही जरूरी कदम है। जिस तरह के वायरस आ रहे हैं, आप देखिए ओमिक्रॉन आ गया, आने वाले दिनों में जिस तरह के चैलेंजेस का एहसास कराया है इस महामारी ने, उसके लिए हमें प्रिपेयर्डनेस बहुत ही जरूरी है। और उस दिशा में गोरखपुर में जो आज रीजनल सेंटर खुला है, मुझे लगता है कि ये बहुत मदद मिलने वाली है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। जो हेल्थ क्वालिटी में काम करते हैं लोग, उनको, और जो जरूरतमंद लोग हैं जो इस महामारी की चपेट में आते हैं या तरह तरह के वायरस, जो मतलब एक रहस्यमय बीमारी अचानक आ जाती है, और गोरखपुर जैसे इलाके में, अगर पूर्वांचल के इलाके में जो भुक्तभोगी लोग हैं, उनको इस बात का एहसास जरूर होगा कि ये कितना जरूरी कदम था। मिस्टर पांडे, हम अब फर्टिलाइजर प्लांट की बात करते हैं जिसका प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया। 3 दशकों से ये परियोजना अटकी रही और अब इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस परियोजना से किस तरह से आप देखते हैं कि यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने में और भारत को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में इससे मदद मिलेगी? क्योंकि देश में ऐसे ही कई फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने में और लोगों को रोजगार के अवसर देने में किस तरह से ये फर्टिलाइजर प्लांट एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है? ये कारखाना जो अरसे से बंद पड़ा था,
उसका फिर से पुनर्जीवित होना, पुनरुद्धार होना और एक नए स्वरूप में आना, व्यापक स्वरूप में आना, निश्चित रूप से वहां पर डेवलपमेंट के लिहाज से यूरिया का उत्पादन बढ़ेगा। और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नीम कोटेड यूरिया और जो दुरुपयोग होता था यूरिया का, उसको रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है और कम से कम 20 से 25 हजार नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये जो नए अवसर होंगे निश्चित रूप से युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है, उस रीजन के लोगों को प्राथमिकता मिलने वाली है। और किसान के लिए जैसा मैंने कहा, अगर उसको आत्मनिर्भर बनाना है, उसकी आय बढ़ानी है, तो उसकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा। जब इस तरह के कारखाने बनेंगे तो निश्चित रूप से यूरिया की खाद की कीमत में भी कमी आएगी। जो आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों में इस तरह की कई खबरें आई कि कहीं पर कीमतें आसमान छूने लगी, कमी हो गई और इसका भुक्तभोगी आखिरकार वो किसान होता है जिस पर इस देश की कृषि व्यवस्था आधारित है। बहुत बड़ा कदम है ये कारखाना और ये हजारों करोड़ की लागत से जिस तरह का निवेश किया जा रहा है। और उसको आप देखिए कि किस स्वरूप में बनाया गया है, उसको बहुत व्यापक स्वरूप दिया गया है। उसमें तमाम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसमें विदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। तमाम एक्सपर्टाइज की जो जरूरत महसूस की जाती है कि नए परिवेश में, आधुनिक परिवेश में कोई निर्माण, कोई ढांचा तैयार हो रहा है, तो उनमें उन सारी जरूरतों का ख्याल किया जाए जो देश दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं। तो उस चीज का ख्याल करते हुए जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है और जो अरसे से परियोजना अटकी हुई थी केंद्र और प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगहों पे है, तो इसका लाभ मिला और ये सपना भी साकार होने की स्थिति में है। जी, और प्रधानमंत्री ने कहा भी अपने संबोधन में कि पिछले सालों में सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में इस बात पर जोर दिया गया कि किसानों को फर्टिलाइजर की सही कीमत मिले, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की और फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा कीमत है। उसके मुकाबले उन्होंने बताया कि भारत में बहुत कम दामों पर किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर गन्ना किसानों की बात करें तो उन्हें कीमत का भुगतान पिछले 4.5 सालों में जो दिया गया है उसकी तुलना में कि पिछले 10 सालों में भी उतना भुगतान नहीं मिला था। और भी उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले कई लाभों का जिक्र किया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने किसानों को लेकर क्या अप्रोच अपनाई है और उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, किस तरह से वो कारगर साबित हो रही हैं? किसानों की आय बढ़ाने के लिए आप देखिए, जब से सरकार आई है कई स्तरों पर प्रयास में किसानों की आय दोगुना करने का एक वादा किया गया, जिसमें भी कई स्टेप अभी पूरे करने हैं। जैसे गन्ना किसानों की बात आपने की, पूर्वांचल में बहुत बड़ा मुद्दा है। उनका जो निर्देशन है वो बढ़ाया गया, पिछले सालों की तुलना में उसमें काफी वृद्धि हुई, हालांकि अभी वो नाकाफी है। जिस तरह से किसानों की जरूरत है उसमें काफी कुछ काम किया जाना है। लेकिन 7 सालों में चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजने की बात हो, उनकी जो बुनियादी खाद बीज की जरूरतें हैं उसको पूरा करने की बात हो, कोविड के काल में उनको जिस तरह की परेशानियां आई उससे निपटने के लिए एक समग्र प्लान के तहत उनको भी दृष्टि में रखना, उनको शामिल करना, ये तमाम प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कृषि और किसान इस देश की सरकार की नीतियों के केंद्र में है। पंकज जी, आखिर में संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को जिस तरह से सरकार देख रही है, उस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं और पहले कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखा गया है, और उत्तर प्रदेश के विकास में पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना कितना अहम है? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात अतीत में भी करें तो राजनीति में वो एक केंद्र रहा है, उसकी अनदेखी करके कोई सरकार बना नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ज्यादा बातें वो भाषणों में होती रही, जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जब बात आती थी तो एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ करके उन चीजों को नजरअंदाज कर देना या टाल देना। लेकिन आवास योजना का उदाहरण दूं, पूर्वांचल को छोड़िए, आप पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा इम्प्लीमेंटेशन तेजी से हुआ। इम्प्लीमेंटेशन जो वहां पे 1000 की संख्या में आवास नहीं बन रहे थे, लाखों की संख्या में आवास बने। इसी तरीके से अब पूर्वांचल की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर 164 सीटों पर पॉलिटिक्स का वो केंद्र रहा है, लेकिन विकास के नाम पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तो अभी बना। कुशीनगर के एयरपोर्ट की अगर बात करें, और आज जो घोषणाएं हुई हैं वो भी पूर्वांचल के सेंटर में, गोरखपुर के क्षेत्र में, बनारस में आप देख लीजिए जो पूरा कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, सारी जगहों पे, वो पूरे बेल्ट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण काम नजर आएंगे। तो काफी कुछ बताने को और गिनाने को इस समय सरकार के पास है और काफी कुछ काम हुआ है। जी, मिस्टर पांडे, कार्यक्रम में जुड़े, आप चर्चा में शामिल हुए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।